बहू, बाजार जा रही हो? सर्दी का मौसम आ रहा है। मेरे लिए 2-4 जोड़ी मोजे ले आना। एक दिन में एक मोजा सूखता नहीं है। क्या किया जाए, बुढ़ापे का शरीर है, बहुत जल्दी ठंड भी लग जाती है। और हाँ, मुकेश से कहना गैस वाली दवा भी लेते आएगा, ख़त्म हो गई है, वो मंगवा देना। तुम्हें अगर रास्ते में कहीं दवाई की दुकान मिले तो तुम ही ले आना। किस लिए मुकेश को परेशान करोगी? विभा जी अपनी बहू नम्रता से कहती हैं। नम्रता बोली, मम्मी जी, आप घर में किसी को भी बाजार जाते देखती हैं तो अपनी कोई ना कोई डिमांड रख देती हैं। अभी पिछले साल ही तो मैंने 2 जोड़ी मोजे आपके लिए मंगवाई थी, कहाँ गए वो? और वो जाने से पहले तो गैस वाली दवाई आप ले रही थी, इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गई? विभा जी बोली, बहू, अब तुमसे क्या छुपाना। वो जो हमारी पड़ोसन निर्मला जी हैं, कितने दिनों से अपने बेटे बहू को बोल रही थी मोजे के लिए, पर उनके पास वक्त ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने अपने वाले उन्हें दे दिए। बेचारी ठंड से परेशान हो रही थी। और जहाँ तक गैस वाली दवाई की बात है, जब मैं पिछले हफ्ते गांव गई थी तो तुम्हारी चाची सास को गैस की बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने वो दवाई उन्हें दे दी और बता दी है कि खाना खाने के आधे घंटे पहले 1 हफ्ते लगातार हर रोज़ 1 गोली लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि ये दवाई आपको किसने सुझाई, तो मैंने तुम्हारे बारे में बताया तो तुम्हारी तारीफ़ कर रही थी। नम्रता बोली, मम्मी जी, आप भी हद करती हैं। हमने कोई घर में फार्मेसी या धर्मशाला खोलकर नहीं रखी है जो आप अपनी चीज़ों को बांटती रहती हैं। पता है, इन चीज़ों के भी पैसे लगते हैं, हमें भी ये मुफ्त में नहीं मिलता। आप तो इस तरह से चीज़ों को बांटती हो जैसे खुद कमाकर पैसे लाती हैं। यह आखिरी बार होगा जब मैं आपको मोजे ला कर दूँगी। अगर आइंदा से आपने किसी को दिया तो मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं फिर से ला कर दूँगी। फिर पुराने दिनों की तरह सलाई और ऊन लेकर खुद के लिए मोजे बुनती रहिएगा, कहकर नम्रता चली गई। शाम में विभा जी बैठकर टीवी देख रही थी, तभी मुकेश घर आया और बोला, क्या माँ, पूरे दिन टीवी देखती रहती हो, कोई और काम नहीं है क्या? मुझे तो बचपन में कहती थी कि ज़्यादा टीवी देखने से आँख खराब हो जाती है। आपको पता है बिजली का बिल कितना आता है? और ये नम्रता दिख नहीं रही है, कहाँ गई? विभा जी ने तुरंत टीवी बंद कर दिया और बोली, बेटा, घर में कोई था नहीं, इसीलिए मैं टीवी देखने बैठ गई। और बहू लगता है बाजार गई है, बहुत देर हो गई, अभी तक आई क्यों नहीं है? तभी उधर से नम्रता आई और बोली, मम्मी जी, पूरी बात बताया कीजिए, आधी अधूरी बात बताकर घर में कलह मत करवाइए। विभा जी बोली, बहू, मैं तो बस बता रही थी कि। तभी नम्रता बोली, ये क्यों नहीं बताई कि आपका सामान लेने भी मैं गई थी? मुकेश बोला, कौन सा सामान? नम्रता बोली, आपकी माँ आजकल त्याग की मूर्ति बनी फिरती हैं, कभी दवाई, कभी मोजे, अपना सामान दूसरे को दान करती रहती हैं और फिर मुझे बाजार से लाने के लिए कहती हैं। मुकेश बोला, माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? चीज़ों का ख्याल रखना भूल गई हैं क्या? अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब मुझे और आपकी बहू को आपकी हर चीज़ का हिसाब रखना पड़ेगा। मुकेश इतना सुनाकर अपनी पत्नी के साथ कमरे में चला गया। पीछे से विभा जी का चेहरा उतर गया। कुछ समय बाद मुकेश अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने जा रहा था। विभा जी बोली, बहू, मेरा शुगर फ्री वाला च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स ख़त्म होने को है, बाजार जाओ तो लेती आना। नम्रता बोली, मम्मी जी, हम जब भी बाहर कहीं जाते हैं आप ज़रूर टोकती हैं, और क्या ये सारा सामान ख़त्म हो गया है? वो बोली, नहीं बहू, अभी 2 दिन का है, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। मुकेश बोला, माँ, 1-2 दिन अगर च्यवनप्राश या हॉर्लिक्स नहीं खाओगी तो कमज़ोर नहीं हो जाओगी। इतना कहकर वो दोनों चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद दरवाजे की घंटी बजी। विभा जी ने जाकर देखा तो उनके पति के एक पुराने मित्र किशोरी लाल जी आए थे। दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। किशोरी लाल जी बोले, भाभी जी, कैलाश भाई का पेंशन जो 6 महीने से रुका हुआ था वो अब चालू हो गया है और उसमें कुछ इजाफा हुआ है, इसीलिए आपके दस्तखत लगेंगे। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं बार बार नहीं आ पाऊँगा। आपने जो कहा था उसके लिए मैंने बैंक में किसी से बात कर ली है, वो आपके सारे पैसे आपके गांव वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। और ये ATM कार्ड रखिए, जब भी आपको पैसे की ज़रूरत हो तो इससे निकाल लीजिए। विभा जी बोली, किशोरी लाल जी,
इनके जाने के बाद आपने मेरी बहुत मदद की है। क्या बताऊं, बेटे बहू के साथ रह रही हूँ, मेरी वजह से उनके भी खर्च बढ़ गए हैं। ये तो चले गए, ये बुढ़ापे का जीवन चुनौती भरा लगता, इसे काटना बहुत मुश्किल है। इस शहर में कुछ अपनापन नहीं लगता है और मेरी वजह से आपको दूसरे शहर से यहाँ आना पड़ा, इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी, इसके लिए बहुत माफ़ी चाहूँगी। किशोरी लाल जी बोले, भाभी जी आप ये बात कहकर मुझे पराया कर रही हैं। कैलाश भाई मेरे बड़े भाई जैसे थे, कभी भी मुझे कोई दिक्कत होती थी तो मदद करने समय कभी मुझसे हिसाब नहीं मांगते थे। भाभी मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, ये आजकल लगभग हर घर की परेशानी बन चुकी है। माँ बाप अपना सब कुछ लुटाकर बच्चों के लिए खुश होते हैं, परंतु वही बच्चे अपनी दुनिया में खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद किशोरी लाल जी चले गए। शाम में जब बेटा बहू लौट कर आए तो टेबल पर प्लेट में कुछ बिस्किट रखे हुए थे। नम्रता बोली, मम्मी जी कोई आया था क्या? विभा जी ने सारी बात बताई। नम्रता बोली, कुछ 1000 रुपये की पेंशन के लिए इतनी आवभगत करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए ये बिस्किट हवा में रखा रखा ख़राब हो गया। आप बहुत चीज़ों की बर्बादी करती हैं मम्मी जी, थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। विभा जी बोली, कोई बात नहीं बहू, ऐसे भी शाम हो गई है, मैं चाय के साथ ये बिस्किट खा लूँगी। मुकेश बोला, माँ आपकी उम्र हो गई है परंतु अकड़ नहीं गई है। चीज़ों की बर्बादी के लिए अगर बहू सास को टोकती है तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? शुक्र मनाइए कम से कम आपसे वो हिसाब तो नहीं ले रही है। पापा के 25-30 हज़ार का पेंशन दिख रहा है, पर हमारे घर में 2 साल से कितना खर्चा हुआ वो आपको नहीं दिख रहा है। बेटे का पैसा भी आपका ही है, थोड़ा इसका भी हिसाब रखा कीजिए। इतना कहकर बेटा वहाँ से चला गया। इन छोटी छोटी बातों से कहीं ना कहीं विभा जी के अंदर कुछ टूट रहा था। वो हर रोज़ सोचती थी कि जिस बेटे से आज तक मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा, वो बुढ़ापे में मुझसे हर चीज़ का हिसाब रखना चाहता है। यही सोच रही थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। गांव से विभा जी की सहेली कमला से उनकी बात हुई। जब उन्होंने अपने मन की सारी बात बताई तो कमला जी ने जो बताया उसे सुनकर विभा जी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। कमला जी ने बोली, तुम्हारे बच्चे तो तुमसे हिसाब मांग रहे हैं, मेरे बच्चे तो मुझे टूटे फूटे गांव के घर तक छोड़कर चले गए हैं और वापस पलट तक देखने नहीं आए हैं। वो तो अच्छा है कि पति के पेंशन पर अपना हक नहीं जमा सके, आज वही सहारा है और मैं सुख शांति से 2 रोटी खाकर यहीं जी रही हूँ। विभा जी बोली, कमला क्या अकेले रहना सही है कि कोई चुनौती से कम नहीं है? कमला जी बोली, वहाँ अपनों में भी तो हम अकेले थे, यहाँ पराए में भी उतना अकेलापन नहीं महसूस होता। 2-3 दिन तक विभा जी कमला की कई बातों को सोच रही थी। इधर बेटा और बहू आए दिन किसी न किसी बात पर उनसे हिसाब लेते रहते थे। एक रोज़ विभा जी ने अपने लिए कुछ निर्णय लिया और बेटे बहू को अपना फैसला सुनाया कि मैं अब गांव जाकर रहना चाहती हूँ। मुकेश बोला, माँ अगर जा रही हो तो ये याद रखना कि मैं वहाँ आकर आपसे मिलने नहीं आऊँगा। मुझे छुट्टी भी नहीं है कि मैं छोड़ने जाऊँ। हाँ, मैं ड्राइवर को कहता हूँ आपको छोड़ देगा। विभा जी मुस्कुराते हुए अपने सामान को समेटने लगी और बोली, बेटा तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी और ना अब तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा। बस हो सके तो जब अंतिम सांस लूँ तो अपना चेहरा दिखा जाना, ताकि जाकर उस भगवान से मैं हिसाब मांगूं कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ऐसा लाल मिला। इतना कहकर विभा जी निकल गई। आज 2 महीने हो गए, ना मुकेश ने विभा जी को फ़ोन किया और ना ही विभा जी ने अपने मन को दुखी किया। पूरे दिन आस पड़ोस और अपनी सहेली के साथ अपना वक्त बिताती। पति के अच्छे व्यवहार के कारण गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते और विभा जी ने अपनी छोटी सी ज़मीन पर कुछ पैसे लगाकर सब्जी उगाने का काम शुरू करवाया। कुछ लोगों को रोज़गार मिला और विभा जी को लोगों का साथ मिला तो वक्त भी कटने लगा। दोस्तों, कभी सोच कर देखिएगा, जब हम बचपन में अपने माँ बाप से अपनी इच्छा जाहिर करते थे तो वो कहीं ना कहीं से हमारे लिए जुगाड़ कर ही देते थे। अब ऐसा क्यों होता है कि एक उम्र हो जाने के बाद उन्हीं माँ बाप पर जो पैसे खर्च होते हैं तो उसका हम हिसाब लगाने लगते हैं। ईश्वर ना करे कि हमारे साथ भी आगे चलकर कुछ ऐसा ही हो। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।